हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। सो गाइज, उसमें जो है श्रुति शर्मा मैम ने जो है टॉप किया है और उसमें जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक है तीनों पर गर्ल्स है। यानी कि इस बार फर्स्ट सेकंड थर्ड्स पर जो है गर्ल्स ने जो है अच्छा जो है उसमें प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों, अभी जो है पिछला जो रिजल्ट था उसमें हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट थे, यानी जिनका हिंदी माध्यम सिलेक्शन हुआ था वो काफ़ी कम हुआ था, लेकिन इस बार जो है हिंदी माध्यम का अच्छा सिलेक्शन हुआ है और जो है रैंक भी अच्छी ही है। तो हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में रवि कुमार सिहाग सर की। तो उनकी जो है आंसर कॉपी हम देखने वाले हैं कि कैसे उन्होंने जो है आंसर अपने लिखे थे जिससे उनकी इतनी अच्छी रैंक आई है। सो गाइस, आपको बता देना चाहता हूँ यूपीएससी में जो है अगर कोई 20 क्वेश्चन 3 हॉर्स के अंदर कर लेता है तो उसका सिलेक्शन जो है पक्का हो जाता है। यदि आपके कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं और 3 घंटे के अंदर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि आपके पास कंटेंट तो होता है, लेकिन हमें जो है आंसर लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती है। तो यूपीएससी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आंसर राइटिंग। सो गाइस, आपको जो है आंसर राइटिंग अपनी सुधारनी, अगर आप भी यूपीएससी में जो है देना चाहते हैं और आप भी यूपीएससी टॉपर या फिर अच्छी रैंक लाना चाहते हैं जिससे आपको एक सिक्योर जो सर्विस है वो मिल सके, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जो भी आपका ड्रीम हो, तो उसके लिए आपको जो है अपनी आंसर राइटिंग वो जो है बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। क्योंकि यूपीएससी में अगर आप 3 हॉर्स के अंदर 20 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो आने वाली वीडियो जो हम आंसर राइटिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर भी हम लेकर आएंगे। मैं आपको लाइव आंसर राइटिंग भी दिखाने वाला हूँ, कैसे हम जो है कम समय में टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए अपने टोटल क्वेश्चन कर पाते हैं। तो वे आगे वीडियो आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, ये हमारा चैनल है। आप सबसे पहले सब्सक्राइब का ऑप्शन का बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और यहाँ पर ऊपर देखेगा आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बेल आइकन का भी। सिंपली आपको इस बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, इससे हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो जो भी यूपीएससी रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी आप कमेंट में बताइएगा, या फिर आपकी कोई भी क्वेरी हो बता दीजिएगा। वीडियो इस चैनल पर आपको रेगुलर मिलेंगी और सारी यूपीएससी और जो भी अदर सर्विस है पोस्ट है उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर वीडियो मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, रवि कुमार सिहाग सर का जो है ये आखिरी प्रयास था और उससे पहले भी वे 3 बार जो है यूपीएससी क्वालिफाई 2 बार यूपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं और 2020 में जो है उनका प्रीलिम्स जो होता है प्री एग्ज़ाम आप जानते होंगे, वो भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। उससे पहले उनकी रैंक जो है वो आई थी, लेकिन उन्हें आईआरएस मिला था, इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिला था, ना आईएएस मिला था, ना आईपीएस मिला था। लेकिन इस बार जो उनकी रैंक आई है वो 18 आई है, यानी कि ऑल इंडिया रैंक 18 आई है। ठीक है, तो इससे जो है ये हिंदी माध्यम के टॉपर भी हैं और इन्होंने हिंदी माध्यम में अपने एग्ज़ाम जो है वे दिया है। तो चलिए देखते हैं इनकी कॉपी में इन्होंने कैसे आंसर राइटिंग किया, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, ये देखो, ये रवि कुमार सिहाग, इन्होंने शॉर्ट में अपना नाम रवि लिख रखा है और ये हिंदी माध्यम से मुखर्जी नगर इनका सेंटर था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला, या देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला अद्वितीय विशेषताओं से युक्त एक विशिष्ट शैली है, उदाहरण के साथ सविस्तार वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए हमें क्या होता है कि हमारे पास कंटेंट बहुत होता है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। तो देखिए इनके जो आंसर राइटिंग से आप सीख सकते हैं कि शुरुआत इन्होंने कहाँ से की है और किस प्रकार से आप भी अपना क्वेश्चन जो है लिख सकते हैं। तो आपको जो है पर डे, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो पर डे आपको कम से कम मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन लिखने होंगे, तभी आप यूपीएससी को जो है क्रैक कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपकी आंसर राइटिंग पे पकड़ अच्छी नहीं होगी तो आप यूपीएससी बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो आंसर राइटिंग होता है। ठीक है, तो चलिए इन्होंने शुरुआत किया है कि विजयनगर साम्राज्य स्थापत्य कला। तो इन्होंने सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें पहले उसका बताना है कि किस बारे में पूछ रहा था। इन्होंने सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य के बारे में बता दिया है। तो देखो, हरिहर एवं बुक्का द्वारा स्थापित विजयनगर साम्राज्य है। तो इन्होंने सिंपली एक लाइन में बता दिया कि हरिहर एवं बुक्का थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया था विजयनगर साम्राज्य। और ये जो इनका साम्राज्य रहा था विजयनगर साम्राज्य का, ये 1336 से 1565 तक रहा था।
तो इन्होंने आगे क्या लिखते हैं कि साम्राज्य न केवल अपने क्षेत्रगत विस्तार के कारण प्रसिद्ध था, अपितु विद्या ये क्या व्यक्तिजन्य व कला प्रेमी शासकों द्वारा पोषित कलाओं की दृष्टि से भी इसने भारतीय वास्तुकला में नए आयाम जोड़े। तो इन्होंने एक लाइन में बता दिया है कि विजयनगर साम्राज्य और इसका क्या इम्पोर्टेंस रहा था प्राचीन इतिहास में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इन्होंने वास्तुकला के बारे में बता दिया है। देखो यहाँ पर वास्तुकला जो यहाँ पर बता दिया, वास्तुकला में देखे शहरी दुर्ग व प्रकोष्ठ, महल, मंदिर आदि जो है इस वास्तुकला में सम्मिलित थे। ठीक है, शहरी दुर्ग, प्रकोष्ठ, यात्री यूनिज जो एक यात्री थे, उन्होंने उनके अनुसार उनके यहाँ पर कुछ शब्द यहाँ पर लिख दिया यूनीज के। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, देखो फर्स्ट क्या, शहर 7 प्रकार की 4 दीवारी से घिरा था। यानी जो विजयनगर साम्राज्य है, जो शहर था उसका जो शहरी दुर्ग था वो 7 प्रकार की 4 दीवारी से घिरा था। यहाँ तक कि धान के खेत भी बाहरी 4 दीवारी के अंदर थे। और इन्होंने यहाँ पर देखो कुछ जो इनके खेत थे, मंदिर, महल, सब कुछ यहाँ पर एक चार्ट में दिखा दिया है। ये देखो ये मंदिर यहाँ पर ये प्रमुख है और ये मंदिर यहाँ पर बना दिया है। ये प्रमुख महल था और इसके मंदिर यहाँ पर बनाए इन्होंने। ऊंचे प्रवेश द्वार थे, प्रकोष्ठों की यहाँ पर संख्या बनाई है, ये प्रकोष्ठों की संख्या थी। ओके, और ये खेत था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि संपूर्ण राज्य के सभी महत्वपूर्ण उपादान दीवारों के मध्य थे। उदाहरण हम्पी, स्थापत्य तकनीकी स्तर पर अद्वितीयता, यात्रियों के आगे इन्होंने लिखा है वर्णानुसार दीवारों में किसी भी गारे या सीमेंटिंग जेंट का प्रयोग नहीं किया गया था। यानी वहाँ पर दीवार में किसी भी गारे, जो गारा होती है आपको देखने को मिल जाता है। आज भी ग्रामीण भारत में आपको गारा से चिनाई देखने को मिल जाती है और लगभग सिटीज़ में भी यही होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल सीमेंट का प्रयोग ज़्यादा होने लगा है, उससे पहले गारा का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। तो अभी सीमेंट का प्रयोग उस टाइम पे ना तो गारे का किया गया था ना ही सीमेंट का। तो दीवार वहाँ पर बनाई गई थी, वो भी ये बता रहे कि जो यात्री थे उनके अनुसार बता रहे। ठीक है, वर्णानुसार। महल देख लेते हैं, महल में क्या बताया। देखो महल में विशाल भवन थे, खजानों से भरे हुए। ठीक है, राजा रानी की मूर्तियाँ सजावट के तौर पर इस्तेमाल, स्तंभों का प्रचुर प्रयोग, उदाहरण लोटस यानी कमल महल। ठीक है, और यहाँ पर कुछ मंदिर निर्माण में भी यहाँ पर इन्होंने बताया। तो मंदिर निर्माण में किस शैली का प्रयोग किया गया था, द्रविड़ शैली का मंदिर निर्माण में प्रयोग किया गया था। ठीक है, और मंदिर निर्माण में भी अद्वितीय थे। ठीक है, ऊंचे प्रवेश द्वार थे जिनको गोपुरम कहा जाता था, दुश्मनों से बचाने के हेतु। ठीक है, ऊंचे प्रवेश द्वार इसलिए बनाए जाते हैं ताकि दुश्मन उस पर ना चढ़ पाए। ठीक है, अद्वितीय प्राकृतिक चित्रकारिता व मूर्तियों का प्रयोग, उदाहरण लियोग्रीक। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको वैसे ये कुछ नहीं बताना, मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने किस प्रकार अपनी आंसर राइटिंग लिखी है। देखो यहाँ पर देखो ऐसे इन्होंने एक महल, मतलब एक महल बना, उसके ऐसे 3-4 पॉइंट बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिख दिए। ऐसा नहीं कि इन्होंने लंबे चौड़े लिखे, शॉर्ट। जितना आप शॉर्ट लिखेंगे यानी कम शब्दों में अपनी बात बताने की कोशिश करेंगे, उतने ही आपके नंबर यहाँ पर अच्छे आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो इन्होंने बहुत ही छोटी छोटी यहाँ पर लाइन में ही यहाँ पर सब कुछ बता दिया है और क्वेश्चन को भी यहाँ पर इन्होंने इसी प्रकार से पूरा किया है। तो आपको इस प्रकार से लिखना, पॉइंट टू पॉइंट लिखना, आपको कोई पैराग्राफ नहीं बनाना है। जितने छोटे पॉइंट होंगे उतने ज़्यादा आपके नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऊंचे प्रवेश द्वार इन्होंने देखो कितनी आसानी से बता दिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर पढ़ रहा नहीं। देखो यहाँ फिर एक पॉइंट बना दिया, 3 पॉइंट बनाए यहाँ पर, ये ख़त्म कर दिया मंदिर में अद्वितीय। ठीक है, ये निर्माण भी, और देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पर इन्होंने पूरा इसका निष्कर्ष लिख दिया है। इस प्रकार विभिन्न स्तरों पर विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला अपनी प्रकृति में अद्वितीय ही नहीं थी, वरन पूर्ववर्ती शैली का अगला चरण भी थी। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर देखो कितनी आसानी से अपनी शॉर्ट बातों में ही पूरा क्वेश्चन ख़त्म कर दिया और इसलिए इनका जो है 18वीं रैंक आई है। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी होता है आंसर राइटिंग। तो दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी जो है ये जीएस फर्स्ट का है। दोस्तों ये पेपर जो है जीएस फर्स्ट है और मैं
जो है अगली वीडियो में जीएस सेकंड भी लेकर आऊँगा, और जो हमारे यूपीएससी टॉपर इस बार की जो श्रुति मैम है इंग्लिश मीडियम से, मैं उनकी भी आंसर सीट जो है आंसर कॉपी आपको दिखाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। फिलहाल देखो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यद्यपि लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल छोटा था तथापि इसे स्थायी सुधारों के लिए जाना जाता है, सविस्तार वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इन्होंने बताया लॉर्ड विलियम बेंटिंक एक शांत, सज्जन व सुधारवादी मानसिकता के व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लैंड के सुधारवादी आंदोलन में भाग लिया था। अतः यही मानसिकता भारतीय कार्यकाल यानी इनका जो कार्यकाल भी इन्होंने बता दिया 1823 से 1835 में भी दृष्टिगोचर होती है। तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इनका जो कार्यकाल था वो बहुत ही छोटा था, लेकिन इनके छोटे से कार्यकाल में भारत में बहुत सुधार किया गया। तो इसको सविस्तार से यहाँ पर बताना था, और इन्होंने एक शॉर्ट से उसमें बता दिया है कि जो विलियम बेंटिंक थे एक शांत, सज्जन व सुधारवादी मानसिकता के व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लैंड के सुधारवादी आंदोलन में भाग लिया था। अतः यही मानसिकता भारतीय कार्यकाल में भी दृष्टिगोचर होती है। तो उनकी मानसिकता जो इंग्लैंड से उनकी मानसिकता थी, जो इंग्लैंड में सुधारवादी आंदोलन के दौरान की मानसिकता थी, उसका प्रयोग इन्होंने भारत में किया है। और यहाँ पर प्रशासनिक सुधार के तौर पर इन्होंने कुछ पॉइंट बताए थे। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था 1860 अधिनियम 1833 के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कह लाने लगा, ठीक है। जो 1833 का चार्टर अधिनियम था, आप जानते हो अगर आपने पढ़ा है, तो उसमें क्या था कि जो कंपनी का जो बंगाल का गवर्नर था उसको जो है पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर था अब उसको बंगाल का गवर्नर नहीं कह करके भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, ठीक है। और एक समान प्रशासन को इन्होंने बढ़ावा दिया, और न्यायिक सुधार में भी इन्होंने कुछ कार्य किए, जैसे प्रांतीय न्यायालयों सिविल व सर्किट कोड अपराधी को समाप्त कर दिया। यानी जो सर्किट कोड था इसको समाप्त कर दिया, और शक्तियाँ पहले कमिश्नरों व बाद में जिला कलेक्टरों में सौंपी गई, क्योंकि खर्चीली न्याय व्यवस्था थी, लंबित मुकदमों की अधिक संख्या थी। तो इन्होंने कुछ शॉर्ट तरीके से जो है ये क्वेश्चन अपना ख़त्म करने की यहाँ पर कोशिश की, और आपको अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका सिलेक्शन 101% होगा। और आगे भी हम जो है आंसर राइटिंग से रिलेटेड जो है यहाँ पर वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख लीजिएगा इन्होंने कितनी आसानी से यहाँ पर अपना क्वेश्चन दिया है, बहुत ही शॉर्ट में आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है। रियासतों के प्रति इन्होंने नीति बता दी है। वेलेजली व हेस्टिंग्स के बजाय हस्तक्षेप की नीति अपनाई। आप जानते हैं कि वेलेजली जो है एक विस्तार वादी गवर्नर थे, ठीक है। उन्होंने जो है हड़प नीति भी अपनाई थी, ठीक है। तो इन्होंने जो हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी वेलेजली और हेस्टिंग्स के अलावा। और जो है सहायक संधि भी जो है वेलेजली के टाइम में ही बहुत प्रचलित हुई, और यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये इनसे अलग थे वेलेजली हेस्टिंग्स से। अकारण हस्तक्षेप दखलंदाजी नहीं, यानी अकारण ये किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते और ना ही दखलंदाजी दे देते, ठीक है। धार्मिक सुधार से रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने कुछ दे दिया है। जैसे आप जानते हैं सती प्रथा का उन्मूलन जो कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किसने समाप्त की थी, ये इन्होंने किया था विलियम बेंटिंक ने। और वो कहा किया था 1829 में। 1833 के एक्ट के तहत दास प्रथा समाप्ति की बात भी इन्होंने कही थी। समतावादी 1833 के एक्ट में प्रतिभागी परीक्षा व नौकरियों का आधार योग्यता को माना गया, यानी जो योग्य होगा उसी को ही नौकरी दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर कुछ शैक्षिक सुधार भी यहाँ पर दिए गए हैं। इनके कुछ शैक्षणिक सुधार भी यहाँ पर बताए हैं, जैसे भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु मैकाले समिति नियुक्त की गई। तो ध्यान रखिएगा मैकाले समिति जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में नियुक्त की गई थी वो, और वे किससे रिलेटेड, भारतीय शिक्षा के बढ़ावा से रिलेटेड थी। तो और इस प्रकार पूर्ववर्ती गवर्नरों के विपरीत बेंटिंक ने प्रगतिशीलता व सुधारवादी मानसिकता का परिचय देते हुए आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक स्तर पर सुधारों को उल्लेखित किया। तो कितना अच्छा आंसर लिखा इन्होंने। और जब इतना अच्छा आंसर लिखते हैं, बस आपको यूपीएससी में कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है कि आपको सारी बात खोलनी है, आपको केवल मेन बताना है, क्योंकि जो कॉपी चेक करो उसको बहुत कुछ पता होता है। तो एग्जामिनर ये यहाँ पर नहीं देखता है कि अब यहाँ पर विलियम बेंटिंक को ये नहीं पता है कि वह गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं बताना है, बस आपको जो है आपका मेन जो क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ वही बताना है। इस प्रकार से आप जो है इसमें कर लेंगे। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो,
तो मैं एक बार ये सारे क्वेश्चन जो ऐसे ही ऊपर को करके दिखा देता हूँ, तो आप वीडियो पॉज कर करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं सारे क्वेश्चन कर लेता हूँ। 52 पेज के हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज कर करके देख लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी। और आपकी आंसर राइटिंग मैं बहुत अच्छी करा दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो अब लेकर आने वाला हूँ यूपीएससी से रिलेटेड। बस कुछ दिन और टाइम चाहिएगा, क्योंकि मेरा अभी सेटअप नहीं आया। जैसे सेटअप आ जाएगा तो मैं आपका पूरा जो है सहयोग करूँगा यूपीएससी को क्रैक कराने में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, और अगली जो वीडियो आएगी वो फर्स्ट रैंक होल्डर की आएगी। और भी हम हिंदी माध्यम से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियो लेकर आने वाले हैं। जो फर्स्ट रैंक है उसकी भी हम, उनकी जो मैम है फर्स्ट रैंक जिनकी आई है श्रुति मैम, उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया जो आरसी है उससे कोचिंग ली है। अगर आप आरसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि उससे जो है फ्री कोचिंग होती है, रहना खाना सब फ्री होता है। उससे भी रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। तो जो श्रुति मैम उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामी की आरसीए कोचिंग से जो कोचिंग ली थी, और वहीं से उनका जो है कोचिंग हुई है, और तभी उन्होंने टॉप किया है। और जामिया आरसीए से इस बार भी शायद 23 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ यूपीएससी में। तो ये काफ़ी अच्छी कोचिंग है, और जो कि एक मुफ्त कोचिंग है। तो आप भी चाहेंगे कि इस कोचिंग में सिलेक्शन पाना, तो और मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो कोचिंग्स ये एससी और माइनॉरिटीज़ जो मेल है कैंडिडेट उनके लिए हो, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, किसी भी हो। तो फ़िलहाल तो ये जो है, अगर आप मेल हैं तो आपको एससी या माइनॉरिटी का होना चाहिए, और यदि आप गर्ल्स हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी कैटेगरी की हो सकती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है जामिया वालों की, और इससे काफ़ी सिलेक्शन हुए हैं। और आपको बता दूं, जो 2018 के थर्ड रैंक होल्डर थे जुनैद अहमद, उनका भी सिलेक्शन जामिया आरसीए से ही हुआ है। उन्होंने भी जामिया के आरसीए से ही कोचिंग ली है। तो दोस्तों ये यहाँ पर अभी ख़त्म हो जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा इन्होंने किस क्वेश्चन का किस प्रकार से आंसर दिया है। आंसर राइटिंग की आप चिंता मत कीजिएगा, आने वाली वीडियो में आपको आंसर राइटिंग की पूरी प्रैक्टिस करा दूंगा। आपको पर डे 2 से 3 आंसर राइटिंग करनी होंगी, तभी आप जो है 3 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज़ आपका हाथ दुखने लग जाएगा, आप लिख नहीं पाएंगे। तो आपको यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो भी मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों फ़िलहाल तो ये अभी देखो पूरे होने वाले हैं, 43 पेज हो चुके हैं। तो आप इस प्रकार से जो है देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको यूपीएससी का सिलेबस बताऊंगा। जब हम स्टार्ट करेंगे यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी प्रिपरेशन, तो आपको इस सिलेबस की जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट और आप सच में यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं, तो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको अपनी दीवार पर, अपने रूम की दीवार पर चस्पा कर दीजिए, चिपका दीजिए, ताकि आप जो है उस सिलेबस को ना भूल पाए कि फर्स्ट जीएस पेपर में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, और इससे तभी आपकी यहाँ पर समझदारी होगी कि विषय को कैसे समझे और कितना पढ़ें। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी में बहुत मोटी मोटी बुक रहती हैं, और ज़रूरी नहीं कि आपको उसमें, हमें ये नहीं करना है कि इम्पोर्टेंट क्या है कि उसमें यूपीएससी में कि हमें पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं होता, हमें ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम क्या छोड़ सकते हैं उसमें, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, और उस सिलेबस को कंप्लीट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो मैं उससे रिलेटेड भी यहाँ पर वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए